हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट होने के बाद में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि एसी। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम करंट के बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। करंट क्या होता है ये हम सबको पता ही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. I equal to dq by dt. करंट की यूनिट SI यूनिट करंट की एम्पियर, और एम्पियर होता है कूलम पर सेकेंड। एंड CGS यूनिट ऑफ करंट इज बायोट। 1 EMU पर सेकेंड या 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इसको बोलते हैं, और 1 एब्सोल्यूट एम्पियर 10 एम्पियर के बराबर होता है। ये बातें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ ली थी। वो आप चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि करंट का डिवीज़न जब हमने किया था तो करंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, DC और AC। DC is the direct current and AC is the alternating current. DC और AC में डिफरेंस क्या होता है? The current whose magnitude and direction remain constant, वो करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जैसे कि अगर ये मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर बना है तो हर समय इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर ही बना रहेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन सेम बनी रहेगी। ऐसी करंट डायरेक्ट करंट कहलाएगी। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। जैसे कभी ये मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर था, कभी मान लेता हूँ 5 हो गया, और कभी मान लेता हूँ 10 हो गया। यानी इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा। तो आप देख रहे हैं टाइम के साथ में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पर आके करंट वापस 0 हो गई, और अगर ये करंट नेगेटिव में चली गई है, नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि इस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो ऊपर वाली करंट को अगर आपने पॉजिटिव लिया था तो नीचे वाली करंट फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ये -5 एम्पियर और ये -10 एम्पियर। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और जिसका डायरेक्शन भी टाइम के साथ में चेंज होगा, ऐसी जो करंट होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। दोनों का चेंज होना जरूरी है।
आपको अगर सर अगर इनमें से कोई एक चीज बदले, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों की बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन सेम बनी हुई है, तो इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी कहा जाता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन थोड़ी देर बाद डायरेक्शन बदल रही है, या फिर मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम बनी हुई है, ठीक है ना, दोनों में से एक चीज बदल रही है, एक चीज कांस्टेंट है, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है, यानी कि ये दो करंट ऐसी हैं जिनमें एक चीज बदल रही है, तो ऐसी करंट को आप नाइदर एसी नॉर डीसी, और वी कैन से द मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। ये एसी और डीसी का मिक्सचर कहलाएगा, जिसमें दोनों में से कोई एक चीज चेंज होगी। तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेंज होना जरूरी है, ऐसी करंट जो होगी वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी, ठीक है। और दोनों में से दोनों कांस्टेंट रहेंगी तो वो करंट डायरेक्ट करंट कहलाएगी। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो ध्यान देंगे वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है, जो करंट हम पढ़ने वाले हैं ये करंट आफ्टर इक्वल इंटरवल, यानी कि हर बराबर समय के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इस रेजिस्टेंस में एसी सोर्स लगा देते हैं, तो हमें ये दिखता है इसके अंदर कि कुछ टाइम के लिए करंट इस डायरेक्शन में जाएगी और कुछ टाइम के लिए करंट इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी एक ही रेजिस्टेंस में करंट ए से बी भी जाएगी और बी से ए भी जाएगी। तो अगर ए से बी को हम पॉजिटिव दिखाते हैं डायरेक्शन में, तो बी से ए को हम नेगेटिव दिखाएंगे, तो इसे पॉजिटिव साइकिल कहा जाएगा और इसे नेगेटिव साइकिल कहा जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को ही हम इस ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में दिखाते हैं। जैसे ये करंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जब इस रेजिस्टेंस में करंट ए से बी फ्लो हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव पार्ट में दिखा रहे हैं, और जब करंट बी से ए गई तो उसको हमने नेगेटिव पार्ट में दिखाया। फिर थोड़ी देर बाद करंट इक्वल इंटरवल के बाद में वापस करंट ए से बी गई, और उतने ही बराबर समय के बाद में ये करंट वापस बी टू ए गई। तो करंट बार बार ए से बी और बी से ए जाएगी। ए से बी को हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बी से ए को हम नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन चेंज, पॉजिटिव जो है ऊपर की तरफ जो करंट है ये पॉजिटिव साइकिल दिखा रही है जो आपको ए से बी की डायरेक्शन दिखाएगी, और जब ये करंट नेगेटिव हो गई है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और ये डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। जब करंट जहाँ से चलती है और जहाँ से इस करंट का रिपीटेशन स्टार्ट होता है, आप देखिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट में बढ़ रही है और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव पार्ट में बढ़ रही है। तो इधर इस समय पर या इस टाइम पर इसका पहली बार रिपीटेशन हो रहा है, फर्स्ट रिपीटेशन है,
और जितने टाइम के बाद में फर्स्ट रिपीटिशन होता है उसे 1 टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये आधा टाइम पीरियड हो जाएगा, ये 2 टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम साइकिल की बात करते हैं, साइकिल का मतलब टाइम ही होता है। तो यहाँ पर साइकिल जो है वो टी की है। अब इसमें टी में 2 पार्ट्स हैं, t/2 हाफ साइकिल और t/2 हाफ साइकिल। ठीक है ना, ये t इक्वल टू 0 से लेकर के t/2 तक है और ये t/2 से t तक है। इसको बोल रहे हैं हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये कहलाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। और यह 0 से लेकर t तक हो जाएगा कंप्लीट साइकिल। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है ना, जो आपको आगे काम में आपके हेल्प करेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। एसी एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपको हर हालत में नीट में मिलेंगे, और 2 या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जरूर आते ही आते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप की एसी देखते हैं। सबसे कॉमन एसी होती है ये कहलाती है साइन वेव एसी, जिसमें ये इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले नेगेटिव हाफ साइकिल हैं। जहाँ से इसका रिपीटेशन शुरू हो रहा है वो टाइम पीरियड है। ये है ट्रायंगुलर वेव एसी, यहाँ से इसका रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो ये है टाइम पीरियड टी। ये हो जाएगा t/2। ऊपर वाले पार्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं, नीचे वाले पार्ट नेगेटिव हाफ साइकिल हैं। जिस तरह का ग्राफ होता है उसी तरह का करंट का नाम हो जाता है। थर्ड नंबर पे जो करंट दिख रही है आपको यहाँ पर, इसे बोलते हैं स्क्वायर वेव एसी। जहाँ से इसका रिपीटेशन शुरू हो रहा है वो टाइम पीरियड है।
ऊपर वाले पार्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं, नीचे वाले पार्ट नेगेटिव हैं। इसे बोलते हैं सॉ टूथ एसी। रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव में बढ़ रही है, यहाँ से भी पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा टी, और ये हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा t/2। ये पॉजिटिव और नीचे वाले पार्ट नेगेटिव हैं। तो ये अलग अलग टाइप की एसी हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, पर मोस्ट कॉमन जो है वो है साइन वेव एसी। तो अगर क्वेश्चन में सिंपल एसी लिखा आता है तो हम उसको साइन वेव से ही सॉल्व करेंगे। साइन वेव एसी से ही कोसाइन भी बन जाएगी, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम साइन वेव एसी के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। साइन वेव एसी, ठीक है ना, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे साधारण फॉर्म जो दिखाई जाती है वो है I = I0 साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में I0 जो है वो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड कहलाता है। साइन के साथ में जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ω/2π, और इससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्स, और टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने इक्वेशन आती है I = 50 साइन 100πt, तो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू या फिर इस करंट का एम्पलीट्यूड 50 एम्पियर हो जाएगा। ये इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा 50। अब साइन के साथ में होता है ओमेगा और टी, तो ओमेगा यानी कि इस करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की जगह यहाँ पर 100π लिखा है। अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा की जगह 100π, 2π का डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्स। अगर आपको इसका टाइम पीरियड चाहिए ओमेगा की जगह आपने रखा 100π, तो ये 2/100 यानी कि 0.02 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इक्वेशन से हम इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज हमें इस वेव में कहाँ पर दिखाई देंगी, जहाँ पर हम करंट का वेव बनाते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम वेव से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब, क्योंकि ये साइन वेव है। इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है 50 एम्पियर। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है t, जिसकी वैल्यू 0.02 है।
ये 2t हो गया, तो 0.04 सेकेंड हो गया। तो आपको एक्स एक्सिस पर आपको टाइम मिलेगा, जिससे आप टाइम पीरियड पता लगा सकते हैं, और वाई एक्सिस पर आपको इसका एम्पलीट्यूड भी मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपको वेव दे रखी हो तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अगर मान लेता हूं कि इस तरह से आपके सामने साइन वेव आ गई है, और यहाँ पर लिखा है 20 और इधर लिखा है 0.01 सेकेंड। तो आपने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर 20 है और इसका टाइम पीरियड जो दिख रहा है यहाँ पर 0.01 है। लेकिन आपको इक्वेशन में ओमेगा चाहिए होता है, ओमेगा होता है 2π/t। तो ये हो जाएगा 2π और 0.01 की जगह 100 हो जाएगा, तो हो गया 200π। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1 सेकेंड में, और ये होता है I0 sin ओमेगा t। इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। I0 की जगह हो जाएगा 20 के साथ में आ गया साइन, और ओमेगा की जगह आ जाएगा 200π। तो ये इस करंट की इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से आप वेव से इक्वेशन ला सकते हैं, या फिर अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो तो इससे आप वेव बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी I = I0 sin ओमेगा t। तो पहले हम डिफरेंट वैल्यूज देख लेते हैं इसकी। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जनरल इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t ±5। सिंपल इक्वेशन या सिंपलेस्ट फॉर्म I = I0 sin ओमेगा t। जनरल इक्वेशन के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, पहले हम डिफरेंट वैल्यूज की बात करते हैं। तो नंबर 1 इसकी पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। तो अगर इक्वेशन आपके पास में I = I0 sin ओमेगा t, सिंपल साइन की इक्वेशन है, तो इस करंट की पीक वैल्यू या फिर इस करंट का एम्पलीट्यूड I0 होगा। ठीक है। कई बार पीक वैल्यू में और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस भी हो जाता है, तो हम सभी तरह की करंट देखें यहाँ पर। अगर ये साइन वेव होती है तो इसकी पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड दोनों I0 होंगे। अगर ये कॉस करंट है तो भी पीक वैल्यू I0 होगा। अगर करंट इस टाइप की होती है A+B sin ओमेगा t, तो इसकी पीक वैल्यू होगी A+B
और एम्पलीट्यूड इसका b, ठीक है। अगर करंट होती है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, तो इसका एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ग्राफ में तो आपको दिख ही जाएगा। सेकंड वैल्यू करंट की होती है एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू, और एवरेज करंट पता लगाने के लिए आई एवरेज करंट की जो भी इक्वेशन होती है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं और डिवाइड करते हैं टाइम के इंटीग्रेशन से। अगर टाइम आपको t1 से t2 दिया है तो उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन आप t1 से t2 करेंगे और नीचे t2 माइनस t1 का आप डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और आपसे बोला जाता है फाइंड आउट द एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t/2। तो एवरेज लाने के लिए आप इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 तक। आई नॉट बाहर चला गया, अंदर साइन ओमेगा टी बचेगा और डिवाइड करेंगे 0 से t/2 तक। आपको मैं बता देता हूँ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू आई नॉट तो रहेगा ही रहेगा, माइनस ओमेगा बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी और 0 से t/2 तक आपने नीचे इंटीग्रेट किया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2i0 बाय ओमेगा टी कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। ओमेगा की जगह आप 2π/t रखेंगे तो ओमेगा टी बराबर 2π हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस पाई, ये बन जाएगा अंदर -2, कॉस पाई -1 होता है तो -1 अंदर -2 बन जाएगा। ओमेगा टी की जगह आपने 2π रख दिया तो ये आ जाएगा 2i0/π। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ताकि आगे जाके हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े। साइन वेव अगर है तो 0 से t/2 मतलब ये पोर्शन आएगा, इसका एवरेज वैल्यू हमें मिल गया है 2i0/π। तो नेगेटिव साइकिल जब होगी इसका हमें एवरेज मिल जाएगा -2i0/π। तो
पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज करंट मिल जाएगा 2I0/पाई, नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज मिल जाएगा -2I0/पाई और कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 हो जाएगा। चाहे साइन हो या फिर कॉस हो, कंप्लीट साइकिल का एवरेज हमेशा 0 आएगा। और अगर यही कोसाइन वेव होती है तो कोसाइन वेव आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसका कंप्लीट साइकिल जो आएगा वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये टाइम होगा t, ये टाइम होगा 2t। इसका आधा टाइम जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा t/2। ये इसकी क्वार्टर साइकिल हो जाएगी जिसका एवरेज आएगा 2I0/पाई। इसका एवरेज आएगा 2I0/पाई। इस पूरे का एवरेज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा -2I0/पाई। जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ बैठ करके अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर इक्वेशन हमें मिल जाती है a + b sin ωt, तो मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट पार्ट जो है उसका एवरेज तो वही कांस्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि वो तो टाइम के साथ में बदल नहीं रहा है। और साइन और कॉस है तो इसका एवरेज वही होगा, या तो 2I0/पाई या 0 या -2I0/पाई। तो अगर आपसे बोला जाता है कि I = a + b sin ωt का एवरेज बताइए 0 से लेकर के t/2 तक, तो ये इसका कांस्टेंट पार्ट है और ये साइन पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट का एवरेज तो कांस्टेंट पार्ट ही हो जाएगा और इसका 0 से t/2 तक 2I0 की जगह यहाँ b लिखा है /पाई, ये इसका एवरेज हो जाएगा। अगर बोला जाता है कंप्लीट साइकिल का एवरेज क्या होगा, तो इसकी कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज है कांस्टेंट पार्ट का तो कांस्टेंट पार्ट ही हो जाएगा और साइन वाले पार्ट का 0 हो जाएगा, तो इसका एवरेज आ जाएगा a। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर I = a sin ωt + b cos ωt आ जाए और इसका एवरेज पूछा जाए 0 से t/2, तो 0 से t/2 केवल साइन पार्ट का एवरेज आएगा, कॉस पार्ट का 0 हो जाएगा। तो इसका एवरेज आप लिखेंगे 2a/पाई। कंप्लीट साइकिल की बात होगी, कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर I = 5 sin ωt
प्लस tan cos ओमेगा टी आता है। फाइंड आउट द एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t/2। तो 0 से t/2 आप देखिए अगर ध्यान से कॉस पार्ट और साइन पार्ट को, तो यहाँ पे कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको साइन और कॉस का, छोटी छोटी वेव बना करके। ये साइन वेव होती है और कोसाइन वेव जो होती है वो मैक्सिमम से शुरू होती है। t/2 यहाँ पर आएगा, तो t/2 में केवल पॉजिटिव पार्ट आता है जिसका एवरेज 2i0/पाई है। इसका t/2 पार्ट यहाँ पर आएगा। इस हाफ में से क्वार्टर पार्ट पॉजिटिव और क्वार्टर पार्ट नेगेटिव है, तो इतने पार्ट का जो एवरेज आएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए हमें केवल साइन का ही लेना पड़ेगा। साइन का लेना पड़ेगा तो इसका एवरेज 0 से t/2 तक जो इसका एवरेज आएगा वो 2i0/पाई। कौन से वाले पार्ट का? केवल साइन वाले पार्ट का। तो उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 2 × 5/पाई, यानी कि 10/पाई। तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको याद होते हैं तो आपके ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कंप्लीट साइकिल का एवरेज हमेशा 0 रहेगा अगर आपकी जो करंट है वो प्योर एसी है। साइन और कोसाइन वेव हो, स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, या फिर सॉ टूथ वेव हो, जो हमने शुरू में पढ़ी थी। कंप्लीट साइकिल का एवरेज इन सभी के अंदर 0 आएगा, क्योंकि जितना पार्ट पॉजिटिव होगा उतना ही पार्ट नेगेटिव भी होगा, तो कंप्लीट पार्ट जो बन जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट जो आता है इसका तीसरा वैल्यू, वो होता है मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि करंट का स्क्वायर का हम एवरेज पता लगाते हैं। वास्तव में ये करंट नहीं होती, करंट का स्क्वायर होता है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो एम्पियर स्क्वायर होती है। तो ये करंट का एवरेज नहीं होता बल्कि करंट के स्क्वायर का एवरेज होता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, जो भी इक्वेशन आपके सामने आती है आप उसका स्क्वायर कर देंगे। इक्वेशन होगी आई की, स्क्वायर करने के बाद में बन जाएगा आई स्क्वायर। अब आप इसका एवरेज पता लगाएंगे, और ये एवरेज जो होगा वो इंटीग्रेशन से आएगा। तो 0 से लेकर t तक आप स्क्वायर यहाँ रख करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जितने टाइम तक के लिए आपने इंटीग्रेशन किया है उतने ही टाइम का आप डिवाइड कर देंगे। अब इक्वेशन अगर i इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होती है, तो इसका जो मीन स्क्वायर है I0² होता है। i इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी है, तो इसका मीन स्क्वायर भी I0² होता है। अगर इक्वेशन मिलती है आपको a प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो इसका मीन स्क्वायर होता है a² प्लस b²/2।
अगर इक्वेशन होती है आपके पास में a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो इसका मीन स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि स्टैंडर्ड है, इसके अंदर अधिकतर क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड के आते हैं साइन और कॉस के, उसमें बस थोड़ा बहुत जो चेंज करता है वो a प्लस बी साइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो करें, इंटीग्रेशन में आप होशियार है और कर सकते हैं तो आप करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। ठीक है। चौथी जो करंट आती है वो होती है आरएमएस करंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। और इसी को वर्चुअल करंट भी कहते हैं। आईआरएमएस वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मीन स्क्वायर वैल्यू आपने पता लगाई है उसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे। बस, यानी कि ये जो स्टेप आपने यहाँ पढ़े थे, इसमें अगर एक स्टेप स्क्वायर रूट का आ जाएगा, फाइनल स्टेप अगर स्क्वायर रूट का आ जाता है, आपने ये सब करने के बाद में फाइनल लास्ट में जाकर के आपने स्क्वायर रूट कर दिया लास्ट स्टेप में, तो आपको जो करंट मिलेगी वो करंट आईआरएमएस हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर के अगर आपने इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो आईआरएमएस यहाँ पर आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिया तो इसका जो आरएमएस वैल्यू है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ करंट की इक्वेशन। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, एक साथ में याद हो जाए। यहाँ लिख रहे हैं हम पीक वैल्यू, यहाँ लिख रहे हैं हम एम्पलीट्यूड, यहाँ लिख रहे हैं हम एवरेज, यहाँ लिखेंगे हम मीन स्क्वायर, और लास्ट में लिखते हैं हम रूट मीन स्क्वायर। पीक वैल्यू, एवरेज, करंट का एवरेज, ये मीन स्क्वायर, और ये होता है आईआरएमएस। सबसे बेसिक करंट होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू आई नॉट, एम्पलीट्यूड आई नॉट, पूरी साइकिल का एवरेज 0 और हाफ साइकिल का 2 आई नॉट बाय पाई, मीन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट 2। कॉस का भी इसी तरह से आ जाएगा। अगर इक्वेशन है a प्लस बी साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू है a प्लस बी, एम्पलीट्यूड है इसका b, ठीक है ना। हाफ साइकिल का एवरेज भी लेंगे, कंप्लीट साइकिल का एवरेज हो जाएगा a और हाफ साइकिल का एवरेज हो जाएगा a प्लस 2b बाय पाई, और इसका मीन स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, आरएमएस होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। अगर करंट की इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है, तो पीक वैल्यू बताई थी मैंने आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम्पलीट्यूड भी यही होता है, ठीक है ना। एवरेज इसका देखेंगे आप तो कंप्लीट साइकिल का एवरेज तो उसका 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज देखोगे तो 2a बाय पाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2,
इसका मीन स्क्वायर होता है और इसका आरएमएस होता है √a² + b²/2। तो इस टेबल को भी आप देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट टेबल है, ये भी याद करने के लायक है करंट की इक्वेशंस के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे सामने करंट ऐसे आती है, I = 3 sin ωt + 4 cos ωt। तो बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन करेंगे आप A sin ωt + B cos ωt से। तो A की जगह 3 लिखा है, B की जगह 4 लिखा है, तो इसका आरएमएस आ जाएगा √a² + b²/2। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16/2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25/2। 25 का √5, तो 5/√2 एम्पियर इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। इसका एम्पलीट्यूड पूछा होता या इसका पीक वैल्यू पूछा होता तो वो आता √a² + b², यानी कि √9 + 16, तो आपका आ जाता 5 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो साइन कॉस से रिलेटेड नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने करंट आती है I = 2t/t और बोला जाता है फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम उन्हीं स्टेप से सॉल्व करते हैं जो हमने यहाँ सीखा था। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, स्क्वायर करो और फिर इंटीग्रेट करो। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। 4/t² तो कांस्टेंट है, 0 से लेके t तक t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा और नीचे t का डिवाइड हो जाएगा। जहाँ से आपने जितने समय का इंटीग्रेशन किया है उतने समय का आप डिवाइड करेंगे, तो ये t यहाँ से मिलकर के t³ बन जाएगा। t² का इंटीग्रेशन बन जाएगा t³/3, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 4/t³ और t³/3, t³ से t³ कट गया तो ये आ जाएगा 4/3। ये क्या मिला है आपको, मीन स्क्वायर वैल्यू मिली है। एक बार फिर आप देखिएगा, इंटीग्रेशन से भी हमारा आंसर जल्दी ही आ रहा है। आरएमएस हो जाएगा इसका √, तो मेरा आंसर हो जाएगा √4/3, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 2/√3। तो इस तरह से इंटीग्रेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने देखा हमने जो स्ट्रेस दिया है करंट की इक्वेशन पर और साथ में अलग अलग वैल्यूज़ पर। पहले डीपीपी में इसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिया है, तो आप उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा। नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।